हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हमारा जो फोकस रहेगा, मेन फोकस है रासायनिक समीकरण पर, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हमने यहाँ पर दो प्रकार से लिखा है, एक लिखा है शब्दों में, एक लिखा है प्रतीकों में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमने शब्दों में या प्रतीकों में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिखने के लिए मुझे एक बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी और एक बहुत बड़े पैराग्राफ में इसको लिखना होगा मेरे को कि जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 2 से 3 लाइन में लिख दिया। लेकिन इसको सरल बनाना है, क्योंकि ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है जिन्हें हमें लिखना पड़ता है, तो हमें इतना समय नहीं होता है। तो समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर समीकरण बनाते हैं इनका, और समीकरण के फॉर्म में दर्शाते हैं इनको। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने शब्दों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कर रहे हैं, तो ये वहां पर जो लाइन निकल के आ रही थी वो भी वही है और यहाँ पर भी यही है कि मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले हम बना चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अब पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो क्रिया कारक है, अभिकारक है, इनका मतलब क्या होता है। रासायनिक समीकरण का मतलब समझ आया क्यों लिखना चाहिए, इस वजह से लिखना चाहिए क्योंकि किसी भी जो प्रकार की जो प्रोसेस हो रही है उसको सरल बनाने के लिए हम इनको शब्दों के अंदर लिखते हैं या प्रतीकों के अंदर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है क्रिया कारक और अभिकारक। क्रिया कारक या अभिकारक क्या होता है क्रिया कारक? वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या है, क्रिया कारक या अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कारक या अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो गई, होने के बाद में जो पदार्थ बन रहा है उस पदार्थ को कह रहे हैं उत्पाद। क्या कह रहे हैं? उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद के बारे में हम आगे जानने वाले हैं वैसे भी। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने समीकरण को लिखना स्टार्ट किया था तो हमने पहले शब्दों में लिखा और हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है LHS साइड और RHS साइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, समीकरण के अंदर दो बातें भी आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड कौन सी है, और दूसरी बात क्रियाकारक अभिकारक या उत्पाद क्या होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर हमने लिखा है प्रतीक चिन्हों के रूप में। प्रतीक चिन्हों का मतलब जैसे मैग्नीशियम का जो Mg ले लिया हमने और ऑक्सीजन का O2 ले लिया और MgO बना दिया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बना दिया। मतलब प्रतीक चिन्हों में लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो एक लाइन में इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इस वजह से हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा अभिकारक के बारे में। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है कि वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। बनने वाला जो पदार्थ होता है उससे कहते हैं उत्पाद। और आपको ये जो भी नोट्स है, इन सभी नोट्स की PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। हमने पहले पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है, पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास में अभिकारक या उत्पाद है, सपोज कीजिए आपके पास में इस प्रकार से 2 अभिकारक है और 1 उत्पाद है, तो आप क्या करेंगे? हमें करेंगे कि जो अभिकारक होते हैं, 2 अभिकारक है, उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जैसे कि ये है लेफ्ट हैंड साइड पे जो दाईं ओर है, इस दाईं ओर पर क्या लगाते हैं हम? इस दाईं ओर पर क्या लगाते हैं कि प्लस चिन्ह लगाते हैं अभिकारकों के बीच में। अब हम दाईं ओर पर लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लगा रहे हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमारे पास ऐसा हो जाए, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई हमारे पास में A+B। तो ये हमने कहा था कि यहाँ पर जो अभिकारक है उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिकारक एक ही है, एक अभिकारक कह रहे हैं, एक ही कह रहे हैं, साथ में इस वजह से एक कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो उत्पाद है वो 2 है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर अभी चिन्ह लगाया कि हमने प्लस का चिन्ह लगाते हैं दोनों के बीच में, क्या हम उत्पाद के बीच में लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। तो
उत्पाद के बीच में और अभिकारक के बीच में अगर वहां पर कंपाउंड अलग अलग है या एलिमेंट जो है आपके पास में जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट ले रहे हो तो दो के बीच में आपको प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से उत्पाद के अंदर भी होता है और अभिकारक के अंदर भी होता है। तो रासायनिक समीकरण की बातें आपको समझ में आएगी कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, शब्दों में लिखना, प्रतीकों में, और अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण लिखना किस प्रकार से होता है। अब पढ़ने वाले दिन दो पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए और कौन कौन से पॉइंटों के ध्यान रखना आवश्यक है उनके बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि अभिकारक लिया, आप उत्पाद लिया है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में आपके पास तीर का निशान होना है। तीर का निशान लगाओगे आप, और तीर का निशान कैसे लगाओ वो भी देख लो आप। तीर का निशान ऐसे लगाओ, ऐसा नहीं कि रिवर्स लगा, इस प्रकार से लगा सकते हैं। हम बेसिक लगाएंगे, हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो ऐसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। इसका नियम कहता है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान आपने लगाया है, जो तीर का निशान आपने लगाया है वो तीर का निशान वो तो उत्पाद की तरफ होना चाहिए, और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वो किसकी तरफ होना चाहिए, अभिकारक की तरफ होना चाहिए। इस वजह से जो नियम है उसी हिसाब से हमें चलेंगे। क्लियर है पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा वो ठोस है, द्रव है, गैस है। जिस भी फॉर्म में आप ले रहे हो ना उसकी अवस्था दर्शाओ। जैसे एल से मैंने दर्शाई यहाँ पर लिक्विड यानी जल है, जिसे हमने दर्शाई गैस है ना, और यहाँ पर दर्शा दी हमने एकवश मतलब घुलनशील यानी लिक्विड और गैस को मिला दिया तो मेरे पास क्या बन गया, एकवश बन गया। तो इस प्रकार से आप पदार्थ की अवस्था दर्शाइए कि कौन सा पदार्थ आपने लिया है, किस फॉर्म में आपने लिया है। फिर अगली बात आती है कि अगर हमने बर्फ ली है, बर्फ को पिघला करके क्या कर दिया, हमने जल बना दिया। अब जल बन गया हमारे पास में, तो जल बनाने के लिए आपने कितने टेम्परेचर का यूज किया, वो कैसे करोगे। तो ये अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आप इस प्रकार का पदार्थ ले रहे हो, आपको गर्म करने की आवश्यकता है, तो उसका टेम्परेचर दर्शाओगे नहीं दर्शाओगे। टेम्परेचर तो बताना पड़ेगा कितने टेम्परेचर पर आपने उसको उबाला है। क्लियर है, टेम्परेचर या कुछ दाब दे रहे हो या उत्प्रेरक का यूज कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज आपको बतानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, उष्मा है, उष्मा कंज्यूम हो रही है, सॉरी उष्मा अवशोषित बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है। जैसे आपने कोई भी अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने पर उष्मा है, इस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है। कोई अभिक्रिया कर रहे हो, अभिक्रिया करने पर उष्मा बाहर निकल रही है, तो इसको कैसे दर्शाओगे, इसको प्लस उष्मा के रूप में दर्शाओगे। प्लस से जोड़ दोगे अभिकारक के साथ में, प्लस से जोड़ दोगे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उष्मा बाहर निकल रही है। उष्मा क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और अगला पॉइंट कहता है कि अगर उष्मा कंज्यूम हो रही है तो अवशोषित हो रही है, तो क्या करेगी, अवशोषित हो रही है तो माइनस के चिन्ह से हम दर्शा देते हैं। ठीक है, तो माइनस के चिन्ह से हम क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। अगला पॉइंट हमारा था, यहाँ पर हमने कितने पॉइंट पढ़े, 7 पॉइंट पढ़े। वापिस रिपीट करते हैं। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि अगर अभिकारक और उत्पाद है और अभिकारकों के बीच में अभिकारक है, दो अभिकारक हैं, अब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। दूसरा पॉइंट था, अब सपोज कीजिए वहां पर अभिकारक तो एक है, उत्पाद 2 है, तो मतलब अभिकारक चाहे 2 हो 4 को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पाद कितने हैं, 2 है, 4 है, तो वहां पर 4 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो वहां पर आपको प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा। प्रत्येक के बीच में प्लस का चिन्ह होना अनिवार्य है। ये दूसरा नियम हमने पढ़ा था। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाओ कि तीर का निशान वाला हिस्सा उत्पाद की तरफ और पीछे वाला हिस्सा अभिकारक की तरफ होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट कह रहा था कि उसकी अवस्था दर्शाना बहुत आवश्यक है कि किस अवस्था में आपने लिया है, जैसे द्रव में लिया है, ठोस लिया है, गैस लिया है। अगला पॉइंट है कि उसके टेम्परेचर को दर्शाइए आप, किस टेम्परेचर पर आपने बर्फ को जल में बदला है। टेम्परेचर बताओ, दाब बताओ या उत्प्रेरक बताओ। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे चलने में हम पढ़ते हैं कि उष्मा अगर बाहर निकल रही है, किसी अभिक्रिया के अंदर उष्मा बाहर निकल रही है, जैसे चूने के पानी में चूने का जो चूना था, चूना पत्थर था, उसके अंदर पानी डाला था तो बाहर निकल रही थी उष्मा बाहर निकल रही थी, तो उसको कैसे दर्शाओगे, प्लस उष्मा। इसी समझ जाएंगे कि हाँ उष्मा बाहर निकल रही है। और माइनस उष्मा मतलब उष्मा कंज्यूम हो रही है, अवशोषित हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, माइनस उष्मा। अब यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक चलने वाला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आएगी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और यहाँ तक के नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।